हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा में आज पेश होगा बजट। आज दोपहर 12 बजे सीएम बजट पेश करेंगे। प्रदेश का बजट पेश होने जा रहा है। आज बतौर वित्त मंत्री सीएम पेश करेंगे बजट। चूंकि मुख्यमंत्री के पास वित्त विभाग भी है, इसीलिए बतौर वित्त मंत्री आज सीएम बजट पेश करेंगे। आज सदन में नहीं रहेगा प्रश्नकाल, सीएम सीधा बजट अभिभाषण रखेंगे। गठबंधन सरकार का दूसरा बजट आज पेश होने जा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास पर फोकस रहने के आसार। शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्किल पर भी जोर दिया जा सकता है। इस बजट के जरिए 1.5 लाख करोड़ के पार हो सकता है आज का पेश होने वाला सरकार का बजट। सिंचाई, पेयजल पर नई परियोजना का ऐलान भी संभव है। बजट को लेकर ये महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 1.5 लाख करोड़ के लगभग आज हरियाणा का बजट हो सकता है। दोपहर 12 बजे सीएम बजट पेश करेंगे। प्रश्नकाल नहीं होगा आज विधानसभा में, सीधा बजट अभिभाषण होगा। तो विधानसभा में आज बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री। बतौर वित्त मंत्री आज मनोहर लाल बजट पेश करेंगे। सीएम के पास वित्त विभाग भी है और गठबंधन सरकार का दूसरा बजट आज पेश होने जा रहा है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी रवि कालीरमन चंडीगढ़ से और रमाकांत मित्तल झज्जर से हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का स्वागत। रवि, लगातार बजट को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर बात करें आज पेश होने वाले बजट की, जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, ये वो महत्वपूर्ण सेक्टर रहेंगे जिन पर ये बजट फोकस रहने वाला है। इसके अलावा और क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जो आज 12 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल वित्त मंत्री होने के नाते बजट पेश करेंगे, उसमें मुख्यमंत्री की तरफ से हर क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात कही गई है। हर क्षेत्र का, हर वर्ग का ख्याल रखने की बात कही गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कोरोना काल से लगातार जो वित्तीय संकट हरियाणा सरकार पे आया था, उसको देखते हुए ये बजट पेश किया जाएगा। और तमाम ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि इस बार का जो बजट है वो बजट कृषि क्षेत्र की बात करें, आप बात करें हेल्थ सेक्टर की, आप बात करें एजुकेशन सेक्टर की, तमाम ऐसी जो चीजें हैं, जो 3 सेक्टर हैं, इन पे फोकस रहने वाला। उसके बाद बात करें बेरोजगारी की, बेरोजगार पे भी कुछ अहम कदम उठाए जा सकते हैं। बुढ़ापा पेंशन की बात करें तो हाल ही में हमने कुछ दिन पहले जो हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है उनसे बात की थी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो इस बार का जो बजट है उसमें जो वृद्धावस्था जो पेंशन है, बुढ़ापा जो पेंशन है, उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तमाम ऐसी चीजें जो सामने निकल के आ रही हैं कि हेल्थ, फिलहाल तो जो हेल्थ सेक्टर की बात करें, कृषि सेक्टर की बात करें या फिर एजुकेशन सेक्टर की बात करें, इन 3 सेक्टरों पर ज्यादा सरकार का फोकस रहने वाला है। जी बिल्कुल। रमाकांत, अगर बात करें झज्जर के तमाम लोगों से आपने बातचीत की, किस तरह की उम्मीदें लगाए बैठे हैं आज के इस बजट से लोग? नंदिनी, अगर मैं झज्जर के बाद लोगों की बात करूं तो मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई। कुछ लोगों ने सिरे से नकार दिया कि सरकार बिल्कुल भी आम लोगों की तरफ ध्यान नहीं देगी। और जब हमने किसानों से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा 110 दिनों से किसान सड़कों पर बैठा है। अगर सरकार इतनी ही हितैषी होती तो शायद वो पहले ही लोगों के बारे में सोच लेती। ये सिर्फ जुमला है और इस बजट से हम लोगों को कोई भी उम्मीदें नहीं है। हालांकि कुछ लोगों ने साफ कहा है कि सरकार कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी है या फिर कहीं ना कहीं जो महंगाई है उस पर कंट्रोल करे, क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल और गैस के जो दाम बढ़ रहे हैं उस पर नियंत्रण करे, या फिर अपना राज्य सरकार का जो अपना सेस होता है उसे कम कर कर लोगों को राहत महसूस कराने की कोशिश करे। और साथ ही उन्होंने एक बात और भी बड़ी पुख्ता तरीके से कही है कि जो आयुष्मान योजना है उसको बड़ा पारदर्शिता से करा जाए, क्योंकि आम लोगों तक ये योजनाएं नहीं पहुंचती, ये सिर्फ कागजों में अटकी रहती है। इसलिए इनको बड़ा सरल करने की आवश्यकता है ताकि आम लोगों को ये चीजें आसानी से मिल सके। जी नहीं। जी रमाकांत, महंगाई को लेकर जब लोगों से आपकी बातचीत हुई तो किस तरह की अपेक्षाएं लोग करके बैठे हैं? क्योंकि रवि हमें जानकारी दे रहे थे कि ऐसी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है कि पेट्रोल डीजल के रेट्स को लेकर कोई घोषणा हो। ऐसे में क्या लगता है, लोगों की क्या राय है?
लोगों ने साफ तौर से कह दिया कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि महंगाई को कंट्रोल कर सके, क्योंकि जब उन्होंने बताया है कि जब सरकार अगर ये चीजें चाहती तो कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के दाम घटाकर लोगों को थोड़ी राहत देती, लेकिन इस आम बजट में पहले ही आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं डीजल और पेट्रोल के बारे में कोई भी बात नहीं होनी, तो कहीं ना जो लोग हैं वो पूरी तरह से नाखुश है। और साथ तौर पर कहा है कि जो अनकंट्रोल महंगाई हो रही है उससे अभी भी आम लोगों को राहत महसूस नहीं होगी। आम लोगों का बजट है, आम लोगों के लिए होना चाहिए, शिक्षा में होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कई टीचर्स हैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, कई जो बिल्डिंगें हैं उनकी हालत खस्ता हालत है, उसको रिपेयर करने की आवश्यकता है। रमाकांत, आपके पास में वापस लौटूंगी, आपके पास में वापस लौटूंगी, बने रहिए आप हमारे साथ। रवि, अब 12 बजे बजट पेश होना है, उससे पहले किस तरह की गतिविधि देखने को मिलेगी, क्या तस्वीर रहने वाली है, इसे लेकर जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए जो माना यह जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं वो बजट पेश करने से पहले मंदिर में जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, उसके बाद जो वो बजट पेश करेंगे। हालांकि जो डिजिटल इंडिया का जो नारा दिया गया था, डिजिटल इंडिया के तहत जो है पिछले साल की तरह इस बार भी जो बजट है वो टैब के द्वारा पेश किया जाएगा, और तमाम ऐसी चीजें जो सामने आ रही है। कहीं ना कहीं जो पेपरलेस विधानसभा की बात की जा रही थी कि विधानसभा को पेपरलेस किया जाएगा, उसी के तहत ही एक कदम उठाया जाएगा और इस बार का जो बजट है वो टैब के द्वारा पेश किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। रमाकांत लगातार हमारे साथ झज्जर से जुड़े हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं बजट को लेकर। रमाकांत, जाहिर तौर पर महंगाई को लेकर लोगों को भले ही उम्मीदें कम हो, भले ही सरकार को लेकर कुछ वर्गों में, चाहे किसान हो या किसान संगठन से जुड़े लोग हो, जो आंदोलन से जुड़े लोग हो, भले ही उनमें नाराजगी हो, लेकिन कहीं ना कहीं बजट पेश हो रहा है, प्रदेश का बजट है, कुछ हद तक लोगों को उम्मीदें जरूर होंगी कि सरकार जो है, चाहे पेट्रोल डीजल के रेट्स में कमी की बात हो या इसके अलावा लोगों को सुविधाओं को बढ़ाने की बात हो, सरकार बजट में जरूर ऐसे ऐलान कर सकती है। जी बिल्कुल, मैं अगर बात करूं प्राइवेट स्कूल संचालकों की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो कोरोना काल में हमारा 1 साल जो लॉस हुआ है, सरकार को उस और भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही जो शिक्षा में लॉस हुआ है उसके बारे में को ध्यान देना चाहिए। साथ ही जो लघु कुटीर उद्योग है उसको बढ़ावा देना चाहिए, ऋण की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि आम लोगों का जो गुजर बसर है वो पटरी पर लौटे। हालांकि लगातार सरकार निरंतर अगर प्रयास करेगी तब भी हरियाणा के जो आम लोगों का बजट है या आम लोगों की जिंदगी है वो पटरी पर उतरेगी, क्योंकि पिछले जो 1 साल में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई एक दिन में नहीं हो पाएगी। लेकिन लगातार अलग अलग तरह की बड़े जो कुशल उद्यमी हैं उनको ऋण देना चाहिए, ताकि वो अपने जो व्यापार है उसको बढ़ावा दे, आम लोगों को रोजगार मिले। तो इस तरह की जो नीति है सरकार लाए और जो आम बजट है वो आम बजट से लोगों को राहत देने का प्रयास करें। जी, यहाँ पर उद्यमियों को ऋण देने की आप बात कर रहे हैं, किस तरह का अगर रोजगार के मामले में बजट की बात करें तो केंद्र सरकार का जो बजट था वो जॉब से ज्यादा बिजनेस सेक्टर पर फोकस्ड था, स्टार्टअप आइडियाज पर फोकस्ड था। ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई जिसमें युवा जो है अपने स्टार्टअप्स के साथ आए और उन्हें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का वातावरण मिले, जिससे कि बिजनेसेस को ज्यादा प्रोत्साहन देश में मिले। तो कहीं ना कहीं क्या केंद्र सरकार के उस पहलू से प्रेरित प्रदेश सरकार का बजट रह सकता है कि रोजगार को लेकर टकटकी लगाए बैठे हैं तमाम युवा, लेकिन यहाँ पर रोजगार को लेकर कुछ कहे ना कहे सरकार, लेकिन बिजनेस को लेकर जरूर कई प्रावधान ला सकती है, क्या जानकारी? बिल्कुल स्टार्टअप जो छोटे छोटे व्यापार हैं उसको कहीं कहीं बढ़ावा दे तो युवा इससे जुड़ेंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही जब युवा रोजगार करेंगे तो अपने जो साथी हैं 2 या 3 लोग, उनको भी कहीं ना कहीं वो साथ लेने का प्रयास करेंगे। जॉब से सिर्फ एक व्यक्ति का हल निकलता है, लेकिन जब स्टार्टअप करेंगे, छोटे व्यापार करेंगे तो कहीं ना कहीं जो अपना गांव है, अपने कल्चर के जो लोग हैं उनको भी साथ मिलाने का प्रयास करेंगे। तो केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है अगर राज्य सरकार भी उसको इम्प्लीमेंट करे, राज्य सरकार भी उस पर काम करेगा, तो कहीं ना कहीं जो हरियाणा का जो लगातार लॉस हो रहा है, जैसे बताते हैं कि जो 1.5 लाख करोड़ का जो कहीं ना कहीं जो कर्जा है हरियाणा सरकार के ऊपर, जो वो टैक्स देते हैं वो केंद्र सरकार की तरफ जाता है, केंद्र सरकार अपना टैक्स काट कर वो लोगों तक मतलब राज्य सरकार तक पहुंचाती है। तो अगर धीरे धीरे जब स्टार्टअप करेंगे, छोटे व्यापार की तरफ वो बढ़ावा देंगे, तो ही आम लोगों का जो जीवन है वो पटरी पर वापस लौटेगा। जी रमाकांत, पिछले बार के कंपैरिजन इस बार का बजट काफी हद तक अलग देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोरोना काल
और लॉकडाउन की वजह से लोगों को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में लोगों की उम्मीदें भी ज्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर मुश्किलें सिर्फ लोगों के लिए नहीं रही बल्कि सरकार के लिए भी रही हैं। वित्तीय संकट लगातार गहराता जा रहा है और ऐसे में जरूरत बैलेंस बनाने की है। तो आज का बजट जाहिर तौर पर उम्मीद करें कि कोरोना काल में लोगों को जो नुकसान हुआ है या लोगों को जिस तरह की परेशानियां हुई हैं उस पर फोकस रहेगा। जी बिल्कुल, देखो ये बिल्कुल सच बात है कि हरियाणा सरकार का ही वित्तीय बजट गड़बड़ाया नहीं है, पूरे देश का, कहीं ना कहीं पूरे संसार का वित्तीय बजट गड़बड़ाया है। इसलिए धैर्य बनाकर रखना चाहिए और सरकार को भी इस तरह की योजनाएं लानी चाहिए ताकि आम लोगों को राहत महसूस हो। कोरोना काल में पिछला एक साल जो था वो पूरा खराब कर दिया, लेकिन आम लोग हैं कि अब राज्य सरकार की तरफ पूरी टकटकी लगाए बैठे हैं। जब कल हमने कई लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, ये जादू की छड़ी नहीं है कि जो एक ही दिन में आए और एक दिन में सब कुछ ठीक कर दें। धीरे धीरे जब योजनाएं लेके आएंगे, रोजगार लेके आएंगे, छोटे छोटे व्यापारों को वो बढ़ावा देंगे, वो बड़े उद्यमी को ऋण देंगे, तो वैसे ही कहीं ना कहीं जो आम लोगों का जो गुजर बसर है वो पूरी तरह से पटरी पर आने लगेगा। जी नंदिनी जी, सियासत भी लगातार जारी है रमाकांत। बजट सत्र के दौरान लगातार कांग्रेस बेहद आक्रामक रवैये में जो है हमलावर है। अब बजट पेश होना है, ऐसे में कल नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बजट अगर अच्छा पेश होगा तो मैं तारीफ करूंगा सरकार की। यानी यहां पर एक तरीके की चुनौती विपक्ष सरकार को देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष भी जानता है कि वित्तीय संकट में सरकार कुछ हद तक है और बजट जो रहेगा वो बैलेंस्ड रहने वाला है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ी चुनौती होगी सरकार के सामने कि वो विपक्ष को किस तरह से रखे, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने पेश किया, हालांकि वो पूरी तरह विफल रही, लेकिन आम बजट जब पास होगा या आम बजट जब वो पेश करेंगे तो जो नेता प्रतिपक्ष है वो लगातार कह रहे हैं कि अगर वो बजट ठीक होगा तो हम लोग उनको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो बैलेंस बनाकर चलेंगे, बैलेंस में वो कितनी संतुष्टि नेता प्रतिपक्ष समझते हैं वो तो आने वाली बात पता लगेगा और 12 बजे वो बिल्कुल साफ भी हो जाएगा। जी आप बने रहिए रमाकांत। हमारे साथ अनूप कुंडू भी जुड़ गए हैं हिसार से, उनका भी रुख कर लेते हैं। अनूप, तमाम लोगों से बातचीत हुई, हिसार के जो किसान हैं वो एक बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं आंदोलन में। ऐसे में किस तरीके की प्रतिक्रिया लोगों की तरफ से मिली है बजट को लेकर? नंदिनी जी, अगर बजट की बात करें तो सबसे पहले किसानों की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है उनका कहना है कि इस बजट में खाद, बीज, स्प्रे जो लगातार महंगा हुआ है उस पर कंट्रोल किया जाए, महंगाई को कम किया जाए। युवाओं से हमने बात की तो युवाओं का ये कहना है कि रोजगार के अवसर ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध करवाए जाए। छोटे दुकानदारों से हमने बात की तो छोटे दुकानदार जीएसटी से और महंगाई से बड़े त्राही त्राही कर रहे हैं। उन्होंने भी यही कहा है कि जिस प्रकार डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं उनमें कहीं न कहीं सरकार टैक्स में काफी छूट दे करके लोगों को राहत देने की काम करें। जी लेकिन महंगाई को लेकर लोग भले ही उम्मीदें लगाए बैठे हों, वैट को लेकर, वैट कम करने को लेकर तो डिप्टी सीएम पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि आसपास के प्रदेश अगर वैट कम करते हैं तो हम भी वैट कम करने को तैयार है, क्योंकि अगर सिर्फ हमारी सरकार करेगी तो फिर कालाबाजारी बढ़ सकती है। तो ऐसे में उम्मीद कम है कि पेट्रोल डीजल को लेकर या महंगाई को लेकर कोई बहुत बड़ी घोषणा हो। जी बिल्कुल, डिप्टी सीएम चाहे भले ही इस बात को क्लियर कर चुके हों, लेकिन जो लोग हैं वो फिर भी कहीं न कहीं सरकार से आस लगाए बैठे हैं कि दूसरे प्रदेश करे ना करे, कम से कम हरियाणा प्रदेश ऐसी पहल करके एक मिसाल कायम करे और दूसरे प्रदेश इसको देख करके भी बाद में शुरुआत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लोगों का कहना है कि सरकार को पहल करनी चाहिए वेट कम करने की और लोगों को राहत देनी चाहिए। जी बिल्कुल अनूप, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से रमाकांत का रुख कर लेते हैं। झज्जर से हमारे साथ रमाकांत लगातार बने हुए हैं। रमाकांत, ई विधानसभा की बात हो रही है, डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है और डिजिटली सशक्त हो, इसका एक संदेश आज विधानसभा से देखने को मिलेगा जब मुख्यमंत्री जो है टैब से बजट पढ़ेंगे। और पहली दफा केंद्र सरकार की तरफ से भी देखा गया कि पहली बार जो है टैब से बजट पढ़ा गया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए डिजिटली आगे बढ़ रहे हैं, लोगों तक डिजिटली उनको सशक्त बनाने के लिए भी प्रावधानों की उम्मीद की जाए कि लॉकडाउन के दौरान देखा गया था जब बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे और जिस तरह का समय था तो कई बच्चे ऐसे भी थे जिनके पास इस तरीके की डिजिटल
सुविधाएं नहीं थी, उनके पास मोबाइल्स नहीं थे या उनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, तो ऐसे में इन बच्चों के लिए या ऐसे लोगों के लिए, इस वर्ग के लिए भी घोषणाएं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हरियाणा न्यूज ने इससे पहले भी इस चीज को उठाया था। जब लॉकडाउन लग रहा था तो कई जो स्टूडेंट्स थे वो सिर्फ इस वजह से अनएजुकेटेड रह गए या उनको शिक्षा नहीं मिली कि उन लोगों के पास एंड्रॉइड फोन नहीं थे, ना उन लोगों के पास इंटरनेट की सुविधाएं थी, उनके गांव में इंटरनेट की सुविधाएं नहीं थी। तो उन लोगों ने अलग अलग तरह के सजेशन दिए थे कि ग्रामीण जो ग्राम पंचायत है उस पर इंटरनेट लगा दिया जाए या वहां पर वाईफाई लगाकर लोगों को कनेक्ट किया जाए। तो इस तरह की अगर घोषणाएं कहीं सरकार करेगी तो कोई जो डिजिटल को जो बढ़ावा केंद्र सरकार या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं तो उसको बढ़ावा मिलेगा। अभी हरियाणा की कई जगह ऐसी है, कई गांव ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट चलता नहीं है, लोगों के पास पूरी तरह से एंड्रॉइड फोन नहीं है, पूरे परिवार के पास एक एंड्रॉइड फोन है। तो जो डिजिटल शिक्षा की जो बात हम लोग कर रहे हैं या डिजिटल जाने की बात हम कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो वाईफाई है या इंटरनेट की जो सुविधा है उसको बेहतर करे। और साथ ही जो एंड्रॉइड फोन है, हर व्यक्ति इतना कैपेबल नहीं है कि वो एंड्रॉइड फोन ले सके, हर एक आदमी को एंड्रॉइड फोन। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं वो राज्य सरकार लेके आए तो उसको शिक्षा में भी बढ़ावा मिलेगा, डिजिटल में भी बढ़ावा मिलेगा और जो तकनीकी जो अलग अलग चीजें हैं वो भी देखने को मिलेंगी। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, तो अब देखते हैं कि इन तमाम वर्गों के लिए क्या घोषणाएं होती हैं। अनूप, अभी भी बात यही हो रही है कि बजट जो आज का रहेगा वो हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ रहने वाला है, हेल्थ सेक्टर पर फोकस रह सकता है। इसके अलावा एजुकेशन, लोगों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं, तो वाकई जरूरत है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पर आज भी काम करने की, क्योंकि बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं, वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, पर जमीनी स्तर पर जब अस्पतालों में हालात देखते हैं या स्कूलों के हालात देखते हैं तो अभी भी लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जिनके दावे किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल नंदिनी जी, जमीनी हकीकत अगर सरकार और उसके प्रशासन के लोग आकर के चेक करें और उसको दुरुस्त करना चाहें तो आज भी हजारों खामियां देखने को मिलती हैं। हम इलाके की बात करें तो उकलाना इलाके के अंदर जो सिविल हॉस्पिटल बना वहां पर दवाइयों के भी लाले पड़े रहते हैं, मरीजों को बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, डॉक्टरों की एक अच्छी खासी कमी वहां पर देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट कॉलेज उकलाना के अंदर खोला गया है जिसमें 15 का स्टाफ होते हुए मात्र 3 और 4 का स्टाफ है। इतनी बड़ी कमी स्कूल में स्टाफ की है, बच्चों का भविष्य लगातार खराब हो रहा है। पहले कोरोना की वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब हुई और अब अध्यापकों की कमी के कारण वहां पर बच्चों की जो है पढ़ाई नहीं हो रही। तो शिक्षा और स्वास्थ्य जो मूलभूत है देश की, प्रदेश की रीढ़ की हड्डी जिसको कहा जा सकता है, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है और उस पर काम करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, तो मूलभूत सुविधाओं की तरफ ध्यान देने की जरूरत है और उस पर काम करने की जरूरत है और हर एक बच्चे तक एजुकेशन की सुविधा पहुंचे, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हेल्थ सेक्टर पर फोकस्ड था रमाकांत केंद्र सरकार का बजट। तो कुल मिलाकर कहा जाए क्योंकि प्रदेश में भी बीजेपी गठबंधन की सरकार है तो कुछ हद तक जो केंद्र सरकार का बजट रहा था उसका असर इस बजट पर देखने को जरूर मिल सकता है। कहीं ना कहीं उसकी जो एक छाप है वो आज प्रदेश सरकार के इस बजट पर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, केंद्र सरकार का जो बजट है और राज्य सरकार का बजट है वो कहीं ना कहीं कई चीजें सिमिलरिटी मिलने की लोगों को उम्मीदें हैं। जाहिर सी बात है कि राज्य में भी और केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो अब जो केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है वो राज्य सरकार भी इंप्लीमेंट करेगा और केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया था वो आम लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा राहत भी महसूस हुई, तो वो राज्य सरकार भी इंप्लीमेंट कर राज्य के लोगों को राहत देने के महसूस करेगा। साथ ही आप लोगों ने जो स्वास्थ्य विभाग की बात करी थी वो स्वास्थ्य विभाग को भी कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की जरूरत है। जो 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना की जो बात करते हैं वो बिल्कुल केंद्र सरकार की तरफ से ये योजनाएं हैं, लेकिन आम लोगों को समझाने की जरूरत है, आम लोगों तक इन योजनाओं को पहुंचाने की जरूरत है, इन योजनाओं को सरल करने की बातें हैं। क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है जब वो अस्पताल में जाता है तो डॉक्टरों का बात करने का तरीका हो, नर्सों का बात करने का तरीका हो, कंपाउंडर का बात करने का तरीका है या उनको ट्रीट करने का तरीका है वो बहुत ही अलग है। तो गरीब व्यक्ति इस योजना का पूरा फायदा नहीं उठा पाते, उसको सरल और बिल्कुल आसान करने की जरूरत है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखते हैं, कुल मिलाकर कयास तो बहुत सारे लगाए जा रहे हैं बजट को लेकर, लेकिन बजट किस तरीके का रहने वाला है ये 12 बजे पता चल जाएगा। 12 बजे मुख्यमंत्री विधानसभा में बजट पेश करेंगे। तो दोपहर 12 बजे सीएम बजट पेश करेंगे। चूंकि सीएम मनोहर लाल के पास ही वित्तीय विभाग भी है, इसलिए बतौर वित्त मंत्री आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पेश करने वाले हैं
आज प्रश्नकाल नहीं होगा विधानसभा में, सीधा बजट का अभिभाषण होगा। और इसके अलावा जानकारी आपको दे दें, उम्मीदों से भरा हुआ बजट रहने वाला है, ऐसा लगातार सत्ता पक्ष जो है दावे कर रहा है, लेकिन वहीं विपक्ष भी लगातार इस पर सियासत कर रहा है। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बजट को लेकर ये कहा है कि अगर बजट अच्छा होगा तो वो तारीफ जरूर करेंगे। यानी विपक्ष जो है पहले से ही तैयारी करके बैठा है कि जब